गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th चैप्टर है आपका जामुन का पेड़ और लेखक हैं कृष्णचंद्र। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको जीवन परिचय बताया, लेकिन मैं फिर भी संक्षिप्त जीवन परिचय आपको बताऊंगी। देखो, इसमें जो जामुन का पेड़ है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको दो शब्द बताना चाह रही हूँ। अफसोस इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम है। अफसोस इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम है। अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। ठीक है, समझ रहे ना ये कि मतलब एक पेड़ काटने के लिए लोग कितनी तकल्लुफ़ उठा रहे हैं, कितनी समस्याएं पैदा कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति को जिसे निकालना है उसके निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, अब इसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त जीवन परिचय बता दूं। कृष्णचंद्र जी का जन्म सन 1914 पंजाब के वजीराबाद गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं एक गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टिस की डाली, कहानी संग्रह, शिकस्त जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे, ये इनके उपन्यास हैं। ठीक है, कृष्णचंद्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुई थी। जो कृष्णचंद्र ने जो कहानियाँ लिखी हैं वे बहुत ही मार्मिक कहानियाँ हैं, दिल को छूने वाली हैं और समाज के ऊपर उन्होंने एक आघात भी किया है। ठीक है, अपने शब्दों से, अपने कलम से इन्होंने इस समाज को सुधारने की भी कोशिश की है साथ साथ, और उन पर बड़ा कठिन आघात किया है। जैसा कि आप जानते हो, एक जामुन के पेड़ के गिर जाने से सचिवालय में सभी लोग परेशान तो होते हैं, लेकिन सब एक दूसरे के ऊपर टालते रहते हैं, अर्थात कि एक दूसरे के ऊपर फाइलों को भेजते हैं कि इस विभाग को जाना है, इस विभाग को। लेकिन जो असली कष्ट जो जामुन के पेड़ के नीचे दबने के कारण उस व्यक्ति को हो रहा है, उसको कोई भी जानने के लिए या समझने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, ऐसी ऐसी कहानियाँ लिखने के बाद ही इन्होंने अपनी कलम से, अपने शब्दों से इस समाज को आघात पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट जो वीडियो भेजी थी आपको उसमें बताया था कि ये जो जामुन का पेड़ कटने का जो काम था वो हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंप दिया जाता है। हॉर्टिकल्चर विभाग पेड़ काटने से फिर मना कर देते हैं। चारों तरफ पुलिस का पहरा था, मगर एक पुलिस कांस्टेबल को फिर उस व्यक्ति के ऊपर दया आ जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति को जब कई दिन तक दबे हुए उस पेड़ के नीचे हो जाते हैं तो एक जो पुलिस विभाग वाला व्यक्ति है वह उसे कहता है कि इतने जब तक फाइलें दौड़ रही हैं तो क्यों ना इस व्यक्ति को थोड़ा बहुत खाना ही खिला दिया जाए। तो उसे खाना खिलाने की इजाज़त दे देता है। अब दबा हुआ आदमी कुछ कैसे बोल पाता, कैसे नहीं, वो बोल ही नहीं पा रहा था। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कुछ कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर नहीं गिरा है। मतलब कैसे व्यक्ति के ऊपर तरह तरह के कमेंट कर रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे सभी लोग इकट्ठे होकर। तो माली क्या कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम्हारे कूल्हे के ऊपर नहीं गिरा, वरना तुम नहीं बच पाते। अगर ये तुम्हारी रीढ़ पर गिरता तो यह आपकी पूरी रीढ़ तोड़ देता। अब इन छोटी छोटी बातों का कोई सवाल या जवाब तो नहीं था, न दबा हुआ आदमी बोल पा रहा था। फिर भी दबे हुए आदमी ने स्वयं को लावारिस
बताया। जब उससे ये पूछा गया कि अगर तुम्हारा कोई जानने वाला है तो मुझे उसे बता दो, हम उसी को खबर कर देते हैं। फिर वह व्यक्ति बोला कि मैं लावारिस हूँ, मेरे साथ, हालांकि वह बोल नहीं पा रहा था, फिर भी उसने अपने टूटे फूटे शब्दों में ये शब्द बोले। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से जवाब आया कि आजकल पेड़ लगाओ स्कीम जोर शोर से चल रही है, और जामुन का पेड़ तो फलदार पेड़ है, फिर तो हम इसे काटने की तो इजाज़त दे ही नहीं सकते। अब दुनिया भर जबकि पेड़ को लगाने के सुझाव दे रही है, और हम कैसे इस पेड़ को काट सकते हैं। पेड़ को बचाने के लिए अपने अपने सुझाव देने लगते हैं। कई मनचले आदमी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं जो पेड़ काटने की बात कहते हैं, क्योंकि इससे पेड़ और कुछ एक व्यक्ति आता है कि पेड़ काटने की बजाय क्यों ना इस आदमी को ही काट दिया जाए। तो यदि आदमी के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे तो आधा टुकड़ा इधर से और आधा उसका, मतलब धड़ वाला पार्ट इधर से निकल जाएगा और बाकी इधर से पार्ट निकल जाएगा। तो उसे यानी उसके व्यक्ति के धड़ को ही काट कर उसे अलग अलग कर दिया जाए। हालांकि फिर वह आदमी उसका विरोध करता हुआ, जो उसके में दबा हुआ है, कहता है कि इससे मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मतलब कि मैं नहीं बचूंगा। उसने उसका विरोध किया। तभी एक व्यक्ति आता है वहाँ पर, तब वह कहता है कि हमारा जो विज्ञान है इतनी तरक्की तो कर चुका है, फिर डर किस बात का। अगर तुम्हें काट दिया जाएगा तो प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा जोड़ भी तो लिया जाएगा। सभी ये बात सुनकर हैरान थे। फिर सभी सोचने लगे, अरे हाँ, ये भी तो सही है, क्योंकि आजकल प्लास्टिक सर्जरी से सारे तो काम हो जाते हैं। हमारा जो विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, तो क्यों ना इस व्यक्ति की प्लास्टिक सर्जरी करा दी जाएगी। ठीक है, इसी तरह से कहने लगे। और ऑपरेशन भी, फिर उसके तुरंत बाद तभी मेडिकल विभाग को भेजी गई वह फाइल, और मेडिकल विभाग से तुरंत जल्दी उसने में रिपोर्ट की गई, जांच पड़ताल करके तभी वहाँ पर एक जो सर्जरी करने वाला अच्छा डॉक्टर था वो वहाँ पर आया, और उसने कहा ठीक है, सर्जरी तो हो जाएगी, क्यों नहीं, प्लास्टिक सर्जरी तो अवश्य होगी और ऑपरेशन भी सफल हो जाएगा, किंतु यह आदमी मर जाएगा। प्लास्टिक सर्जरी का फैसला रद्द हो जाता है। फिर जो प्लास्टिक सर्जरी करने वाला था, जब उसने कहा कि यह व्यक्ति मर जाएगा, तो ये भी स्कीम चेंज कर दी जाती है, परिवर्तित कर दी जाती है। अब दबे हुए व्यक्ति का ने जब इस तरह की बातें सुनी तो वह बोला कि ये तो माना है कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन ये तो माना है कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको जब तक खबर होगी। मतलब कि जब तक तुम्हारी फाइलें तोड़ती रहेंगी तब तक हमारी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। वह दबा हुआ व्यक्ति के ऐसे शब्दों को सुनकर तभी वहाँ सब लोग हैरान हो गए। तब माली दौड़ता हुआ आया, अरे क्या तुम शायर हो? जब उस आदमी के शायर होने की बात सारे सचिवालय में पूरा चर्चा का विषय बन गई और पूरे शहर में फैल गई कि जो दबा हुआ उस पेड़ के नीचे आदमी है वह एक शायर है। तो वहाँ तरह तरह के कवि और शायर इकट्ठे होने लगे, सभी अपनी अपनी रचनाएं सुनाने लगे, और कई क्लर्क उस आदमी को अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे कि जो कविताएं वहाँ बोली जा रही हैं उनकी आलोचना करो। जब सब कमेटी को यह पता चला कि उसने मामला कल्चर डिपार्टमेंट को सौंप दिया है, तभी साहित्य अकादमी के सचिव के पास एक फ़ाइल पहुंची। जब वहाँ फाइल पहुंचती है और सचिव उसी समय उस आदमी का इंटरव्यू लेने आ जाता है, किसका, जो कि जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति था, उसका इंटरव्यू लेने के लिए वह पहुंच जाता है। दबे हुए आदमी से बोला कि क्या तुम शायर हो? अगर शायर हो तो तुम्हारा उपनाम क्या है? दबा हुआ आदमी कराहते हुए बोला, ओस। तब कुछ दिन पहले ही लिखा हुआ ओस के फूल। तब वह सचिव बड़े आश्चर्य से बोला कि क्या तुम ओस के फूल लिखने वाले जो अभी जिसे प्रकाशित किया गया गद्य संग्रह को,
वो हो? उसने कहा हाँ। कवि अकादमी का जो सदस्य है उसने कहा अरे फिर भी तुम ओस के फूल लिखने वाले, तुम हमारे साहित्य अकादमी के अभी सदस्य नहीं हो। आदमी ने उससे कहा नहीं, तुम मुझे पेड़ के नीचे से निकालिए, मुझसे ये सारे सवाल मत करिए। सचिव कहने लगा, आश्वासन देकर बोला कि यदि तुम्हें हमारे इस साहित्य अकादमी का सदस्य चुना जाना है तो मैं तुम्हें बधाई देता हूँ, हम तुम्हें उसमें चुन सकते हैं। आदमी ने उस पेड़ के नीचे से निकलने की प्रार्थना की। उसने कहा कि आप मुझे उसका अकादमी का सदस्य बाद में बनाइएगा, पहले मुझे निकालिए इसके नीचे से। उसने उसे अपनी असमर्थता जताई। किसने? सचिव ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी, अगर तुम मुझे हुक्म देते हो, अगर कहते हो तो मैं तुम्हारा निवेदन स्वीकार करता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी साहित्य का एक सदस्य तो बना सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस पेड़ के नीचे से निकालने में असमर्थ हूँ। उसने कहा कि यदि तुम मर गए हाँ तो मैं तुम्हारी पत्नी को वजीफा अवश्य पहुँचा दूँगा। उनके विभाग का जो संबंध है सिर्फ कल्चर से है। पेड़ काटने का जो काम है वह तो आरी कुल्हाड़ी से होता है, फिर मेरा उससे संपर्क कहाँ? हम सिर्फ कल्चर विभाग वाले हैं, इसलिए आरी और कुल्हाड़ी हमारे पास नहीं है कि जो मैं काट कर इस पेड़ को और तुम्हें इसके नीचे से निकाल दूँ। इसीलिए वन विभाग को अब तुम्हारी फाइल पहुंचा दी गई है। जब तुम्हारे पास फॉरेस्ट वाले आएंगे तब ये सारा कार्य संपन्न हो जाएगा। शाम को माली ने बताया कि कल आपकी जो फाइल है उस व्यक्ति से, जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति था, उससे बोला कि तुम्हारा जो फाइल है अब आगे बढ़ गई है और ये वन विभाग के पास पहुंच गई है। दबा हुआ आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था। दूसरे दिन वन विभाग के लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर आए तो विदेश विभाग के आदेश से यह कार्य रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि जब वह पेड़ लगा था तो वह जो पेड़ लगाने वाला था वह प्रिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने उस सचिवालय में पेड़ लगाया था। अब जब सचिवालय में प्रधानमंत्री ने पेड़ लगाया था तो पहले इस पेड़ को काटने के लिए हमें प्रिटोनिया की राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता थी। अतः दो देशों के बीच नहीं तो जो बने हुए मधुर संबंध हैं वे समाप्त हो जाएंगे हमारे। इस तरह की बातें सुनकर वे उस आदमी के जीवन का बलिदान तो भले ही दिया जाए, लेकिन संबंध खराब ना हो जाए हमारे उसमें एक दूसरे राज्य के। इस तरह की चर्चा फैलने लगी। पेड़ काटने की अनुमति मिलना, जब पेड़ काटने की अनुमति मिली, अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री आज विदेश दौरे पर गए हुए हैं और विदेश दौरे पर आज उन्हें सुबह से वे वापस भी आ गए हैं। अब उनका निर्णय हो गया है कंप्लीट कि आप आज ये पेड़ शाम 5 बजे तक काट दिया जाएगा। ठीक है, आज शाम 5 बजे तक इस पेड़ को काट दिया जाएगा। अब वे यही निर्णय लेने के उपरांत जब उसके पास पहुंचते हैं, कवि की फाइल लेकर आया और चिल्लाया कि देखो आज मेरी जिम्मेदारी समाप्त हो गई है। आज प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेदारी स्वयं पर लेते हुए इस पेड़ को काटने का आदेश दे दिया है। अब जाकर देखा उस व्यक्ति को, परंतु उस कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव हो चुकी थी और उनके मुंह में बहुत सारी चींटियों की कतार आने लगी थी, क्योंकि उसके जीवन की जो फाइल थी अब कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, इसी तरह से जैसे सरकारी विभाग में हर कार्य संपन्न होने में वर्षों लग जाते हैं, फाइल इधर से उधर दौड़ती रहती है, भले ही व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाए या जो मुकदमा डालने वाला है, आपने देखा होगा कभी कभी केस दायर करने वाले व्यक्ति ख़त्म हो जाते हैं लेकिन फाइलें पूरी नहीं होती। इसलिए सरकारी विभाग को सौंपे गए काम हमेशा ही आधे अधूरे रह जाते हैं, भले ही उससे कितनी भी किसी गरीब व्यक्ति को, छोटे व्यक्ति को, मध्य वर्गीय को कितना कष्ट होता है ये हम लोग नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, इसी तरह से फाइलें बंद होती चली जाती हैं, एक दूसरे को बटोर दी जाती हैं, लेकिन जो कार्य कंप्लीट करना होता है वह किसी को
कंप्लीट समय पर नहीं मिल पाता। यदि इस पेड़ के ऊपर काटने के लिए समय पर कार्रवाई की जाती तो शायद वह व्यक्ति बच सकता था, उसकी ज़िंदगी बच सकती थी। लेकिन आज ऐसी स्थिति थी कि फाइलें कंप्लीट होते होते एक अनजाने व्यक्ति की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। धन्यवाद विद्यार्थियों।